नमस्कार प्यारे साथियों, आपका माही ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का एकीकरण, जिसमें हमने राजस्थान के एकीकरण के 3 चरणों का अध्ययन कर लिया था। मत्स्य संघ, पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ। आज हम राजस्थान के एकीकरण का चतुर्थ चरण बृहत राजस्थान संघ का अध्ययन करें। हमने पहले मत्स्य संघ का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत 4 रियासतों को सम्मिलित किया गया था। उसके बाद हमने पूर्व राजस्थान संघ का अध्ययन किया था, जिसमें 9 रियासतों को सम्मिलित किया गया था। और तीसरा संयुक्त राजस्थान संघ का अध्ययन किया था तीसरे चरण के अंतर्गत, जिसमें 1 रियासत मेवाड़ को सम्मिलित किया गया था। इस प्रकार हमने 14 रियासतों का प्लस प्रथम चरण मत्स्य संघ में नीमराणा एक ठिकाना और दूसरा पूर्व राजस्थान संघ में हमने जो कुशलगढ़ ठिकाना, 2 ठिकाने प्लस 14 रियासतों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम आगे की थोड़ी और बातचीत करते हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय जो ये राजस्थान है, हम ये कहेंगे कि राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी। कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। राजस्थान के एकीकरण के समय, जब राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ 18 मार्च 1948 को, उस समय 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हैं और या इसको अपन चीफ कमिश्नर क्षेत्र भी कह सकते हैं। चीफ कमिश्नर क्षेत्र, चीफ कमिश्नर क्षेत्र, या फिर इसको आप केंद्र शासित प्रदेश भी कह सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, ये जो अपना स्थान था केंद्र शासित प्रदेश या चीफ क्षेत्र 1 था, और इसका जो नाम था वो यहां पे पड़ता है आपके अजमेर मेरवाड़ा। ये क्षेत्र था अजमेर मेरवाड़ा। मेरवाड़ा। इसके साथ साथ हमने पढ़ा 3 ठिकाने। 3 ठिकाने कौन कौन से? एक तो आपकी नीमराणा, जो हमने पढ़ा कि मत्स्य संघ के अंतर्गत उसको सम्मिलित किया गया था, और नीमराणा आपके अलवर में स्थित है, अलवर जिले में स्थित है। दूसरा हमने पढ़ा था कुशलगढ़। कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में स्थित है, बांसवाड़ा में स्थित। और तीसरा हमने पढ़ा था लावा। विशेष ध्यान रखना, अगर आपको एकीकरण के समय पूछे तो लावा जयपुर में था, लेकिन वर्तमान में अगर पूछे तो लावा है वो टोंक में। तो इस प्रकार 3 ठिकाने, जिसमें हमने पहला पढ़ा नीमराणा, दूसरा कुशलगढ़, और फिर लावा जो बृहद राजस्थान संघ में सम्मिलित किया गया, तो उसको अपन अध्ययन करेंगे अभी। अब 19 रियासतों की बात करते हैं। 19 रियासतों की अगर अपन बातचीत करें तो प्रथम चरण जो हमने पढ़ा था उसमें 4 रियासतें प्लस 1 ठिकाना सम्मिलित किया गया। फिर हमने द्वितीय चरण पढ़ा, जिसमें 9 रियासतें प्लस 1 ठिकाना सम्मिलित किया गया। 9 रियासतें प्लस 1 ठिकाना। फिर हमने तीसरा चरण पढ़ा, जो संयुक्त राजस्थान संघ, जिसमें 1 रियासत को सम्मिलित किया गया। तो इस प्रकार कुल अगर अपन बातचीत करें 9 और 4 13, 13 और 1 14, तो 14 रियासतों का तो एकीकरण प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में हो गया। इसके साथ साथ 2 ठिकाने, 14 रियासतें प्लस 2 ठिकानों का तो एकीकरण हो चुका था प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में। अब हम बातचीत करें, 14 ये हो गई, 19 में से 14 गई, पीछे बची 5 ये प्लस 1 ठिकाना। इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अब 5 रियासतें ये कौन कौन सी? तो ये जो 5 रियासतें थी वो थी आपके, एक तो बीकानेर थी, दूसरी आपके जयपुर थी, तीसरी जोधपुर थी, और चौथी आपके जैसलमेर थी,
और 5वीं आपके सिरोही। अब ये जो 5 रियासतें पीछे बची, 14 का हम अध्ययन कर चुके हैं, 2 ठिकानों का हम अध्ययन कर चुके हैं और 5 रियासतें ये बच गई और 1 ठिकाना बचा। तो हम ये बात अगला जो हमारा वृहद राजस्थान संघ है, तो इसका एकीकरण किस प्रकार हुआ, वृहद राजस्थान संघ में कौन कौन सी रियासतों को सम्मिलित किया गया, कौन सी समितियों ने सिफारिश की, या यहाँ का एकीकरण किस प्रकार हुआ, ये सब अपन इसमें अध्ययन करते हैं। अब हम यहाँ बातचीत करें तो इसमें जो रियासतें थी वो थी चतुर्थ वृहद राजस्थान संघ। इसमें ये जो राजस्थान की चारों बड़ी रियासतें है ना, बड़ी थी, इस बड़ी का अर्थ है वृहद, बड़ी है ना, वृहद थी, तो इसलिए चारों रियासतों का सम्मिलित करके वृहद राजस्थान संघ का निर्माण किया गया। और इसके साथ साथ एक ये जो लावा ठिकाना है इसको भी सम्मिलित किया गया। अब हम थोड़ी सी आगे की बातचीत करते हैं कि आपके ये वाला जो क्षेत्र है, ये तो आपके बीकानेर और ये जो क्षेत्र है आपके, ये आपका जैसलमेर और फिर ये आपके जोधपुर और ये जयपुर। जयपुर 4 रियासतें, और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे ये यहां पे आप मान लो लावा, टोंक और एकीकरण के समय जयपुर में था। अब हम बातचीत करते हैं कि भारत सरकार ने 3 चरणों का एकीकरण करने के पश्चात चौथा चरण वृहद राजस्थान संघ के एकीकरण की शुरुआत की। अब वो किस प्रकार एकीकरण हुआ इसका अपन थोड़ी सी बातचीत करते हैं। एकीकरण के समय जो जयपुर के राजा थे, जो वृहद राजस्थान के एकीकरण के समय, वो थे मानसिंह द्वितीय, स्वाई मानसिंह सेकंड थे, स्वाई मानसिंह सेकंड। और यहां आपके बीकानेर के थे वो थे शार्दुल सिंह, शार्दुल सिंह थे। जैसलमेर से थे सरदार सिंह, सॉरी जवाहर सिंह, जैसलमेर से जवाहर सिंह। जैसलमेर के जवाहर सिंह और जोधपुर के जो शासक थे हनुमंत सिंह, हनुमंत सिंह। अब हमने थोड़ा सा पहले पढ़ा था कि रियासती विभाग ने कुछ शर्तें रखी थी। जब 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई तो रियासती विभाग ने सभी रियासतों के सामने कुछ शर्तें रखी थी। उन शर्तों के अंतर्गत अगर अपन बातचीत करें तो पहली शर्त उन्होंने ये रखी थी कि जिन रियासतों की जनसंख्या 10 लाख प्लस है, रियासती विभाग ने पहली शर्त रखी थी कि जिन रियासतों की संख्या 10 लाख प्लस है और प्लस इसके साथ साथ जिन रियासतों की जो वार्षिक आय है वह 1 करोड़ से अधिक है, ऐसी रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। तो उनमें राजस्थान की 4 रियासतें ऐसी थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने के लिए जो रियासती विभाग का मापदंड था उसको पूरा कर रही थी। वो 4 रियासतें कौन कौन सी थी, तो हम बात करें तो पहली रियासत आपकी बीकानेर थी, दूसरी जयपुर थी और तीसरी जोधपुर थी। 3 रियासतें ये थी और चौथी मेवाड़ थी। तो ऐसा प्रश्न अगर परीक्षा के अंतर्गत आ जाए कि रियासती विभाग का जो मापदंड था, किसका, रियासती विभाग का जो मापदंड था उसको पूर्ण करने वाली जो रियासतें कह सकते हैं उनकी संख्या कितनी थी, तो उनकी संख्या 4 थी। 3 तो ये हो गई आपकी बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और एक मेवाड़ थी। तो मेवाड़ का विलय तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ के जो शासक थे और जो जैसलमेर का एकीकरण कह सकते हैं, तो या फिर हम कहेंगे कि जैसलमेर का जो सत्ता है या तो सीधी भारत सरकार के हाथ में थी या फिर हम कहें कि जैसलमेर का जो अस्तित्व है वह जोधपुर के ऊपर टिका हुआ था, जोधपुर रियासत पर डिपेंड कर रहा था कि जोधपुर जिस तरफ जाएगा उस तरफ जैसलमेर भी जाएगा। अब ये जो 4 रियासतें हैं, जब रियासती विभाग का मापदंड है उसको पूरा कर रहे थे, तो मापदंड को पूरा करे अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने के लिए यहाँ शासकों ने कहा हम तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखेंगे। लेकिन यहाँ की जो जनता थी, इन 4 रियासतों की जो जनता थी, हम बातचीत करें इन 3 रियासतें, मेवाड़ का हमने विलय कर लिया है, यहाँ तो प्रजामंडल
भोपाल हमने पढ़ा था कि भोपाल सिंह और प्रजामंडल गांव के मध्य जो प्रजामंडल नेता थे उनके मध्य विवाद होने से मेवाड़ का विलय करना पड़ा भोपाल सिंह को मजबूर होकर के। लेकिन इन रियासतों में हम बात करें तो यहाँ की जो जनता और जो जनप्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि, इन्होंने आंदोलन कर दिया कि नहीं, हम हमारे जो रियासत है उसका विलय भारत सरकार में करके या फिर हम एक वृहद राजस्थान का निर्माण करके हम एक इकाई के रूप में गठित होना चाहते हैं, हम अलग अलग अपना अस्तित्व नहीं रखना चाहते हैं। तो इस प्रकार विशेष ध्यान रखना कि एकीकरण के समय अगर आपको पूछे कुल कितनी रियासतें थी तो 19 रियासतें थी। ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे। और चीफ कमिश्नर क्षेत्र कितना था? 1 था, अजमेर मेरवाड़ा। तो नीमराणा कहाँ स्थित है? तो गलवर में स्थित है। कुशलगढ़ कहाँ है? बांसवाड़ा में है। लावा कहाँ है? टोंक में। ये प्रश्न ध्यान रखना विषय। नीमराणा का सम्मेलन कौन से चरण में किया गया सम्मिलित? तो प्रथम चरण में मत्स्य संघ में। कुशलगढ़ को तो द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान संघ में। लावा चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान संघ में। इसके साथ साथ 19 रियासतें। तो ऐसा भी पूछ ले कि प्रथम चरण में कितनी रियासतों का विलय हुआ? 4 रियासतों का विलय हुआ। और दूसरे में पूछे कि पूर्व राजस्थान संघ में कितनी रियासतों का विलय हुआ? तो 9 रियासतों का विलय हुआ। तीसरे में पूछे तो सिर्फ 1 मेवाड़ और उसके साथ साथ पूर्व राजस्थान संघ का भी विलय कर दिया गया। और चौथा पूछे तो 4 रियासतें प्लस 1 ठिकाना लावा। अब हम आगे की बातचीत करते हैं। ये रियासतों के जो शासक थे, जैसे मान लो जोधपुर से हनुमंत सिंह, बीकानेर से शार्दुल सिंह और जयपुर से सवाई मान सिंह, ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते थे। लेकिन यहाँ की जनता ने या जनप्रतिनिधियों ने विरोध कर दिया कि नहीं, हम हमारी जो रियासतों का विलय करके और एक हम कहेंगे वृहद राजस्थान संघ का निर्माण करना चाहते हैं। तो फिर इन्होंने भी सोचा कि हमें भी करना चाहिए। तो इन्होंने जनता की देखते हुए और इन्होंने ये मानस बना लिया कि हम भी अपना विलय है वह वृहद राजस्थान संघ में करेंगे। तो हम थोड़ी सी आगे की बातचीत करते हैं। तो 11 जनवरी और 1949 को ध्यान रखना दिनांक, 11 जनवरी 1949 को वीपी मेनन साहब, वीपी मेनन जो रियासती विभाग के सचिव थे, विशेष ध्यान रखना 11 जनवरी को रियासती विभाग के जो सचिव थे जिनका नाम था वीपी मेनन, और वीपी मेनन को भारत सरकार ने कहा कि मेनन जी, वीपी साहब आप है जाइए और जयपुर रियासत से, जोधपुर रियासत से और बीकानेर, इन तीनों रियासतों से आप क्या कीजिए? विचार विमर्श कीजिए। कौन कौन सी रियासतें? इन तीनों रियासतों से आप विचार विमर्श करके और एकीकरण के बारे में बातचीत कीजिए। जब 11 जनवरी 1949 को वीपी मेनन साहब इन तीनों रियासतों के शासकों के पास जाते हैं और इनसे विचार विमर्श करते हैं कि हम वृहद राजस्थान संघ का निर्माण करें और आप उसमें सम्मिलित हो। लेकिन सवाई मान सिंह जी ने 14 जनवरी को 11 जनवरी मतलब 11 जनवरी को हाँ कि हाँ हमारी जो रियासत है उसको एकीकरण में सम्मिलित करना चाहते हैं। वीपी मेनन साहब ने दिसंबर 1948 से प्रारंभ किया था अपना प्रयास। दिसंबर 1948 से अपना प्रारंभ किया प्रयास और इस प्रयास में उनको सफलता मिली। 11 जनवरी 1949 सबसे पहले सवाई मान सिंह ने कहा कि हम हमारी रियासत का विलय वो है राजस्थान संघ में कर देंगे। तो जब सवाई मान सिंह जी ने हाँ भरा तो बीकानेर और जोधपुर रियासतों ने कुछ समय तक तो आनाकानी की और आनाकानी करने के पश्चात कहा कि हम भी वृहद राजस्थान संघ का निर्माण करना चाहते हैं। विशेष ध्यान रखना, दिसंबर 1948 में वीपी मेनन साहब ने प्रयास किया और इस प्रयास में इनको जो सफलता मिली, शुरुआत तो कब की, प्रयास शुरू किया दिसंबर 1948 को, और इनको प्रथम मतलब एकीकरण में जो इन तीनों रियासतों को राजी कर दिया, मना लिया, तो वो 11 जनवरी को। और उसी समय हम बातचीत करेंगे 14 जनवरी को, ध्यान रखना 14 जनवरी 1949 सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, पटेल जी उस समय आपके मेवाड़ आए हुए थे, उदयपुर आए हुए थे।
एक जनसभा को संबोधित करने के लिए। पटेल जी उस समय मेवाड़ आए हुए थे और एक जनसभा को सम्मिलित करने के लिए, जनसभा को संबोधित करने के लिए मेवाड़ आए हुए थे। तो उसी समय वीपी मेनन साहब का समाचार मिला पटेल जी को कि मैंने इन तीनों रियासतों के जो शासक हैं उनको मना लिया है और वह वृहद राजस्थान संघ का निर्माण करना चाहते हैं। तो पटेल जी ने इसी जनसभा में, इस जनसभा में घोषणा कर दी कि हम वृहद राजस्थान संघ का, वृहद राजस्थान संघ के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे, निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो विशेष ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न पूछे कि वृहद राजस्थान संघ के निर्माण की घोषणा किसने की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। कहां पर की, कि उदयपुर में की। कब की, 14 जनवरी 1949 को। तो वृहद राजस्थान संघ में जयपुर, बीकानेर और जोधपुर, इन रियासतों को सम्मिलित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है, तो वीपी मेनन साहब का है। इन्होंने प्रयास कब शुरू किया, दिसंबर 1948 को शुरू किया। इनको सबसे पहले किसने समर्थन दिया, तो जयपुर के शासक मान सिंह ने दिया। उसके बाद बीकानेर और जोधपुर, इन रियासतों में तो वीपी मेनन साहब सचिव थे इन्होंने। अब हम आगे की थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ये हो गई। जब यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल है, वह आपके 14 जनवरी 1949 को इस मीटिंग को अटेंड करने के पश्चात जनसभा को संबोधित करके यहाँ वृहद राजस्थान संघ की घोषणा करके यहाँ से दिल्ली प्रस्थान कर गए, यहाँ से दिल्ली प्रस्थान कर गए। और जब ये दिल्ली प्रस्थान कर गए तो उन्होंने कुछ राजस्थान के नेता थे, उनको है दिल्ली आमंत्रित किया, निमंत्रित दिया कि आप दिल्ली पधारिए। अब वो नेता कौन कौन से थे अपन देखते हैं। तीन फरवरी 1949, ध्यान रखना डेट, 3 फरवरी 1949 को सरदार पटेल जी उदयपुर से कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए। कौन चले गए, पटेल साहब, सरदार पटेल। सरदार पटेल जी 3 फरवरी 1949 को दिल्ली जाकर के वहां राजस्थान के 4 नेताओं को आमंत्रित किया। एक तो आपके माणिक्यलाल वर्मा जी को, ये आप दिल्ली आइए और वृहद राजस्थान संघ की निर्माण प्रक्रिया को अपन शुरुआत करते हैं। दूसरे आपके थे, वो थे जय नारायण व्यास, जो जोधपुर से थे, व्यास जी को। और तीसरे आपके थे, वो थे गोकुल भाई भट्ट। और चौथे आपके हीरालाल शास्त्री। उदयपुर में इन्होंने घोषणा कर दी। कब घोषणा की, 14 जनवरी 1949 को इन्होंने घोषणा की। घोषणा करने के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल दिल्ली चले गए। दिल्ली जाकर के उन्होंने 3 फरवरी 1949 को राजस्थान के 4 नेताओं को, कौन कौन, नाम याद ध्यान रखना विशेष, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट और हीरालाल शास्त्री, इन चारों को है वह दिल्ली आमंत्रित किया। आमंत्रित करके इनके साथ एक बैठक का आयोजन किया गया और बैठक का आयोजन करके वृहद राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। तो ध्यान रखना, वृहद राजस्थान संघ के निर्माण की प्रक्रिया कौन सी बैठक में, तो 3 फरवरी 1949 को इस बैठक में शुरुआत की गई। कौन कौन से नेता है उनको दिल्ली आमंत्रित किया गया, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट और हीरालाल शास्त्री। और यहाँ पर जो निर्माण प्रक्रिया शुरू की, जिसमें हम बातचीत करते हैं कि किसको क्या बनाया गया। तो हमने पढ़ा था कि मेवाड़ के जो शासक थे वो तो थे भूपाल सिंह, ठीक है। और जोधपुर के हमने पढ़ा था हनुमंत सिंह। फिर हमने यहाँ पढ़ा था डूंगरपुर,
और डूंगरपुर के जो शासक आपके थे, डूंगरपुर के शासक थे लक्ष्मण सिंह। विशेष ध्यान रखना, लक्ष्मण सिंह। और फिर हमने पढ़ा था कि बूंदी के लोग हैं वह बहादुर है। बूंदी के लोग कैसे हैं? बहादुर हैं। तो बूंदी से हमने पढ़ा था बहादुर सिंह, विशेष ध्यान रखना, बहादुर सिंह। अब ये हमने पढ़े थे। और इसके साथ साथ हमने एक पढ़ा था कोटा, कि कोटा के शासक थे वो थे भीम सिंह। कोटा के शासक भीम सिंह, कोटा के शासक भीम सिंह। अब विशेष ध्यान रखना। और जयपुर से थे स्वाभिमान सिंह सेकंड, ये हमने पढ़ा था, स्वाभिमान सिंह सेकंड, मान सिंह द्वितीय, ये जयपुर से थे। तो वृहद राजस्थान संघ का राज प्रमुख पूछे तो राज प्रमुख तो आपके बना दिया गया किसको? राज प्रमुख बना दिया गया स्वाभिमान सिंह द्वितीय को, राज प्रमुख। विशेष ध्यान रखना कि वृहद राजस्थान संघ के राज प्रमुख कौन थे? स्वाभिमान सिंह सेकंड, उनको राज प्रमुख बना दिया गया। लेकिन भोपाल सिंह जी नाराज हो गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, राज प्रमुख तो मैं बनूंगा। तो भोपाल सिंह जी को रियासती विभाग ने कहा, महाराज आप चिंता मत करें, अरे आप तो राज प्रमुख ने आपको महाराज प्रमुख बना रहे हैं, महाराज प्रमुख। तो ध्यान रखना, चतुर्थ चरण में एक नए पद का सृजन किया गया, वो था महाराज प्रमुख। और राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख थे वो थे भोपाल सिंह, जो मेवाड़ या उदयपुर से थे। अब राज प्रमुख तो स्वाभिमान सिंह द्वितीय को बना दिया गया, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह को बना दिया गया। तो ये जोधपुर से थे अपने हनुमंत सिंह, इनको, और इसके साथ साथ इनको वरिष्ठ राज प्रमुख, वरिष्ठ उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख, इनको भी वरिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया। और कोटा से भीम सिंह थे, इनको भी वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया, वरिष्ठ उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख बना दिया गया। और इन दोनों को आपके कनिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया, कनिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया। विशेष ध्यान रखना, वृहद राजस्थान संघ का राज प्रमुख स्वाभिमान सिंह और महाराज प्रमुख भोपाल सिंह, वरिष्ठ उपराज प्रमुख हनुमंत सिंह जोधपुर से और कोटा से भीम सिंह थे, इनको बना दिया गया। कनिष्ठ अगर उपराज प्रमुख की बातचीत करें तो डूंगरपुर से लक्ष्मण सिंह थे, बूंदी से बहादुर सिंह थे, इनको बना दिया गया ये। और फिर यहाँ के जो मुख्यमंत्री बना दिया गया वो हीरालाल शास्त्री, मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बना दिया गया, मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री, हीरालाल शास्त्री। और ध्यान रखना, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री का अगर पूछे तो वो हीरालाल शास्त्री थे। कौन से चरण में? चतुर्थ चरण में। तो ये तो बातचीत हो गई सामान्य। अब हम आगे की बातचीत करते हैं कि इस एकीकरण के समय वृहद राजस्थान संघ की राजधानी को लेकर के, कि राजधानी कहाँ बनाई जाए, राजधानी को लेकर के जो जोधपुर और जयपुर रियासतें थी, ध्यान रखना, जोधपुर और जयपुर रियासत के मध्य राजधानी को लेकर के विवाद हो गया। कुछ शासकों ने कहा कि हम राजधानी है वह जयपुर को बनाएंगे, और कुछ ने कहा कि हम तो जोधपुर बनाएंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो रियासती विभाग ने एक कमेटी का गठन किया, उसको थोड़ा बाद में देखते हैं, उससे पहले वापस एक बार दौरान कर लेते हैं। हमने पढ़ा सबसे पहले कि राजस्थान के एकीकरण समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। वृहद राजस्थान के निर्माण के अंतर्गत 4 रियासतों को सम्मिलित किया गया, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जयपुर को सम्मिलित किया गया। और फिर हमने देखा कि जो वीपी मेनन साहब थे, उन्होंने दिसंबर 1948 को जोधपुर और बीकानेर रियासतों के साथ विचार विमर्श किया, और विचार विमर्श करने के पश्चात जयपुर के स्वाभिमान सिंह को मना लिया, और स्वाभिमान सिंह ने हाँ मिलाई कि हाँ हम हमारा विलय कर देंगे वृहद राजस्थान संघ में। तो जोधपुर और बीकानेर के शासक भी राजी हो गए, और 11 जनवरी 1949 को
स्वाभिमान सिंह ने यस कह दिया। तो उसके पश्चात उसी समय 14 जनवरी 1949 को हमने पढ़ा था कि उदयपुर आए हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पटेल साहब ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम वृहद राजस्थान संघ के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। और फिर ये उदयपुर से कहाँ चले गए, सरदार पटेल दिल्ली चले गए, और ये 3 फरवरी 1949 को दिल्ली में इन्होंने एक बैठक का आयोजन किया जिसमें राजस्थान के 4 लोगों ने भाग लिया। राजस्थान के 4 नेताओं को आमंत्रित किया गया, माणिकलाल वर्मा, जयनारायण व्यास जो जोधपुर से थे, गोकुल भाई भट्ट और हिलाराल शास्त्री, इन चारों को। और यहाँ पर सर्वसम्मति से स्वाभिमान सिंह सेकंड को राज प्रमुख बना दिया गया, भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बना दिया गया, और हनुमान सिंह जोधपुर से और कोटा से भीम सिंह, इन दोनों को वरिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया, और डूंगरपुर से लक्ष्मण सिंह और बूंदी से बहादुर सिंह, इनको कनिष्ठ उपराज प्रमुख बना दिया गया। और फिर राजधानी को लेकर के जयपुर और जोधपुर के मध्य विवाद की स्थिति पैदा हो गई। विवाद की स्थिति पैदा हो गई तो जो रियासती विभाग कह सकते हैं, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक समिति का गठन किया। तो विशेष ध्यान रखना वो समिति कौन सी थी, थोड़ा आगे देखते हैं अपन। जब जयपुर और जोधपुर, विशेष ध्यान रखना, जयपुर और जोधपुर राजधानी को लेकर के जयपुर और जोधपुर, इन दोनों रियासतों के मध्य विवाद हो गया। विवाद की स्थिति पैदा हुई तो फिर यहाँ पर रियासती विभाग ने, ध्यान रखना, रियासती विभाग ने एक कमेटी का गठन किया। रियासती विभाग ने 30 मार्च 1949 को 30 मार्च 1949 को एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी का नाम था BR पटेल कमेटी, पटेल समिति कह दो या कमेटी कह दो, एक ही चीज, समिति। विशेष ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न आ जाए कि एकीकरण के समय जयपुर और जोधपुर रियासतों के मध्य राजधानी को लेकर के जब विवाद की स्थिति पैदा हुई तो रियासती विभाग द्वारा कौन सी समिति का गठन किया गया, तो विशेष ध्यान रखना BR पटेल समिति का गठन किया गया। अब इसमें कौन कौन थे, इसमें 3 नेता थे। एक तो आपके BR पटेल साहब स्वयं थे जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और ये उस समय अपन कह सकते हैं, तत्कालीन जो पंजाब प्रांत था, पंजाब प्रांत के सचिव थे। इनके साथ 2 सदस्य और थे। एक तो ये हो गए जो सचिव थे, और दूसरे आपके थे HC पुरी, और तीसरे थे HP सिन्हा। ये 3 सदस्य थे। पंजाब प्रांत से BR पटेल थे, और HC पुरी थे, और HP सिन्हा, ये तीनों सदस्य थे। और इस जो समिति थी BR पटेल समिति, इन्होंने अनुशंसा की कि अनुशंसा, ध्यान रखना, किसकी अनुशंसा पर जोधपुर की बजाय जो राजधानी है वो जयपुर को बनाया गया। तो इसने अनुशंसा करके कहा कि नहीं, राजधानी तो जयपुर ही रहनी चाहिए। ये तो पहली बात सिद्ध हो गई कि एकीकरण के समय की बात है। किसके समय की बात है, एकीकरण के समय पूछे। प्रश्न पर विशेष ध्यान देना, परीक्षा में अगर प्रश्न आए कि एकीकरण के समय जयपुर और जोधपुर को लेकर के, जब राजधानी जयपुर और जोधपुर को लेकर राजधानी से संबंधित जो विवाद हुआ, उस समय कौन सी समिति का गठन किया गया, तो BR पटेल समिति का गठन किया। कौन कौन सदस्य, इसमें ऐसा भी हो सकता है इस निम्न में से कौन सा सदस्य है वो BR पटेल समिति में सम्मिलित नहीं था। तो जैसे 3 तो आपको ध्यान रखने, BR पटेल, HC पुरी और HP सिन्हा, इन तीनों को ध्यान में रखने। और चौथा ऑप्शन आपको पता ही है, इनके अलावा जो भी होगा वो उससे राइट हो जाएगा। ये तो विशेष ध्यान रखना, किसने अनुशंसा की, तो BR पटेल समिति। अब BR पटेल समिति ने तो जयपुर और जोधपुर शहर में, लेकिन एक थोड़ी सी आगे और बातचीत अपन ध्यान देखते हैं, पढ़ते हैं। जब एकीकरण पूरा हो गया था, हम कहें कि जब 1 नवंबर 1956 को एकीकरण पूरा हुआ, और एकीकरण पूरा होने के पश्चात सन 1957 में
फिर एक बार राजधानी को लेकर के ये अजमेर और जयपुर के मध्य विवाद की स्थिति पैदा हो गई। ये अजमेर की जो राजस्थान की अधिकांश जनता कह रही है कि राजधानी जयपुर ही रहनी चाहिए, और कुछ जनता कह रही है कि नहीं, राजधानी तो जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर देनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति, तो ध्यान रखना, राजधानी को लेकर के एकीकरण के बाद का पूछे तो आपके कौन क्या होता है, देखते हैं। राजधानी को लेकर के अजमेर विथ जयपुर के मध्य जब विवाद की स्थिति पैदा हुई तो रियासती विभाग ने पी सत्यनारायण राव समिति का गठन किया। पी सत्यनारायण राव समिति का गठन किया और इस समिति ने कुछ सुझाव दिए। इसमें 3 सदस्य थे। एक तो आपके वी विश्वनाथ थे, वी विश्वनाथ, और एक थे आपके वीके गुप्ता, वीके गुप्ता। बी आर पटेल समिति में भी 3 सदस्य थे और इसमें भी 3 सदस्य थे। और अध्यक्षता किसने की थी, ऐसा आ जाए पी सत्यनारायण समिति की अध्यक्षता किसने की, तो पी सत्यनारायण राव ने की थी। 3 समितियां। इसने कुछ सुझाव दिए थे। क्या क्या सुझाव दिए थे, उन सुझावों को अपन थोड़ा सा ध्यान से देखना। पूछते हैं बहुत बार कि पी सत्यनारायण राव समिति ने कौन कौन से सुझाव दिए थे, निम्न में से कौन सा सुझाव है पी सत्यनारायण समिति ने नहीं दिया, या इन्होंने कौन सा निम्न उपयुक्त कथन में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न आ जाए तो विशेष ध्यान रखना। तो पी सत्यनारायण जो समिति थी, राव समिति थी, इसने जो सुझाव दिए थे वो ध्यान रखना आपने। उदयपुर में तो आपकी खनन विभाग, खनन या कह दो या खनिज विभाग, इन्होंने कहा कि खनिज जो विभाग है वो तो उदयपुर में होना चाहिए। पी सत्यनारायण राव समिति के प्रमुख सुझाव ध्यान रखना। इस समिति ने कहा कि खनन या खनिज विभाग तो उदयपुर में होना चाहिए, राजधानी तो जयपुर ही रहनी चाहिए, राजधानी में कोई फेरबदल नहीं होगा, राजधानी जयपुर ही रहेगी। पी सत्यनारायण सिफारिश की। एक यहाँ अंतर बस यही है, यहाँ ही कंफ्यूज नहीं होना है। एकीकरण के समय पूछे तो बी आर पटेल समिति आएगी, और एकीकरण के पश्चात पूछे तो पी सत्यनारायण राव समिति आएगी। और फिर इसने उदयपुर में तो आपके खनन विभाग, और यहाँ आपके जो भरतपुर है तो भरतपुर में इन्होंने कहा कृषि विभाग, कृषि विभाग भरतपुर। और यहाँ आपकी बीकानेर है तो शिक्षा विभाग, तो शिक्षा है मरुस्थल क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ है तो इसलिए शिक्षा विभाग है वो बीकानेर को दे दो। इससे जो ये पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी हो जाएगी, और इसके साथ साथ पूरे राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था अच्छी तरह से यहाँ से संचालित हो सकती है। तो फिर के राजस्व या आरपीसी, आरपीएससी, या फिर अपन कहेंगे राजस्व मंडल, राजस्व मंडल, तो ये आपके दे दिया गया अजमेर को। कोटा वालों ने कहा कुछ तो हमें भी दो, तो कर लो आपको वन विभाग, वन विभाग आपके हवाले, वन विभाग आपके हवाले, वन को आप संभालो। तो ध्यान रखना पी सत्यनारायण राव समिति की वो सफल। तो जोधपुर वालों ने कहा अरे साहब कहाँ जा रहे हो, हमें भी कुछ तो देते जाओ सत्यनारायण जी। तो उन्होंने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, लो तुम न्याय करना। तो न्याय विभाग है वह किसको दे दिया गया, जोधपुर को, न्याय विभाग जोधपुर। कि खाली हाथ हमें भी मत छोड़ो, कुछ तो देते जाओ हमें भी। तो विशेष ध्यान रखना पी सत्यनारायण राव समिति की जो सुझाव थे या जो सिफारिशें थे उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि जो आरपीसी या राजस्व मंडल है उसको अजमेर, जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाए। ध्यान रखना अजमेर है ना, अजमेर स्थानांतरित कर दिया जाए। वन विभाग है वो कोटा को दे दिया जाए, खनन या खनिज विभाग है उदयपुर को दे दिया प्रदान कर दिया जाए, और इसके साथ न्याय विभाग जोधपुर को, शिक्षा विभाग बीकानेर को, और कृषि विभाग भरतपुर को। ये जो थी पी सत्यनारायण राव समिति की प्रमुख सिफारिशें थी। विशेष ध्यान रख लेना ये चीज। नेक्स्ट हम थोड़े आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, जब सारी इतनी हमने चर्चा कर ली, इसके पश्चात हम बातचीत करें तो 30 मार्च 1949 को ध्यान रखना, 30 मार्च 1949, कंफ्यूज नहीं होना, 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 को जयपुर में एक स्थान है सिटी पैलेस, सबने नाम सुन के रखा होगा, परिचित होंगे, सिटी पैलेस। सिटी पैलेस जयपुर में सिटी पैलेस, और यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन कर दिया और आगे की कार्रवाई शुरू। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 30 मार्च 1949 को सरदार वल्लभ भाई उद्घाटन करता पूछे वृहद राजस्थान संघ के तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और स्थान पूछे तो जयपुर में सिटी पैलेस। विशेष ध्यान रखना ये चीजें हो गई इतनी। अब जब एकीकरण हो गया वृहद राजस्थान संघ का, तो हमने पढ़ा था मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी को बनाया गया। मुख्यमंत्री बनेगा तो मुख्यमंत्री क्या करेगा? मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का गठन करेगा, मंत्रिमंडल, उसकी मदद या सहायता करने के लिए मंत्रिमंडल का गठन करेगा। अब हीरालाल शास्त्री जी ने अपने मंत्रिमंडल का गठन कब किया? तो 7 अप्रैल 1949 को इन्होंने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। और इन्होंने अपने मंत्रिमंडल का गठन करके किस किस को अपने मंत्रिमंडल सदस्य बनाया? तो ध्यान रखना, अपने जयपुर से थे सिद्धराज ढड्डा, सिद्धराज ढड्डा थे। और अगर हम बातचीत करें जोधपुर की, जोधपुर से 3 लोग थे। एक तो आपके थे नरसिंह कछवा, नरसिंह कछवा थे। एक आपके हनुवंत सिंह थे, हनुवंत सिंह थे। और एक आपके फूलचंद बाफना, फूलचंद बाफना। तो ये 3 सदस्य थे, वो जोधपुर से थे, मारवाड़ से थे, जोधपुर या मारवाड़ रियासत से थे। 2 सदस्य आपके उदयपुर से थे, जो हमने पहले ही पढ़ा था इसके पहले वाले। एक तो थे प्रेम नारायण माथुर, यण माथुर, और एक हमने पढ़ा था भूरेलाल भैया, भूरेलाल भैया। और फिर हमने पढ़ा था कि इसमें एक आपकी सम्मिलित कर दिया गया था गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट को भी सम्मिलित कर दिया गया, गोकुल भाई भट्ट, डूंगरपुर से, डूंगरपुर से गोकुल भाई भट्ट। तो ये आपके प्रमुख जो अपन कहेंगे कि मंत्रिमंडल में हीरालाल शास्त्री जी का जो मंत्रिमंडल था उसमें सम्मिलित थे। और इसके साथ साथ 2 सदस्य आपके और थे, वो एक तो आपके कोटा से थे, कोटा से थे वेद, एक कोटा से थे वेद पाल त्यागी, वेद पाल त्यागी थे। और एक आपके बीकानेर से थे इनके मंत्रिमंडल में, और जो बीकानेर से थे वो आपके थे, बीकानेर से भी एक थे, और एक भी रघुवर दयाल शर्मा, रघुवर दयाल शर्मा। तो विशेष ध्यान रखना, हीरालाल शास्त्री जी का जो मंत्रिमंडल था उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का गठन 7 अप्रैल 1949 को किया,
जिसमें जयपुर से सिद्धराज ढड्डा थे, जोधपुर से 3 थे, नरसिंह कछवा, हनुमंत सिंह और फूलचंद बाहमना थे, और उदयपुर से 2 लोग थे, प्रेम नारायण माथुर और भूरेलाल भैया, और गोकुल भाई भट्ट डूंगरपुर से थे, और कोटा से आप ध्यान रख लेना, कोटा से थे आपके वेदपाल त्यागी, और बीकानेर से रघुवर दयाल शर्मा। इस प्रकार इन्होंने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। अंतिम अपन थोड़ी सी बातचीत और कर देते हैं कि जो 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर पूछे परीक्षा में प्रश्न कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? अब 30 मार्च को। कोई ऐसा भी पूछ ले कि 30 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, तो हमने पढ़ा है कि वृद्ध राजस्थान में राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर को सम्मिलित किया गया, और मतलब राजस्थान के अधिकांश कह सकते हैं क्षेत्र को इसी दिन सम्मिलित किया गया। इसीलिए राजस्थान जो दिवस है 30 मार्च को ही मनाया जाता है। एक ठिकाना लावा, उसको भी इसी में सम्मिलित किया गया था, जो टोंक या जयपुर कह सकते हैं कि लावा। विशेष ध्यान रखना कि लावा को कौन से चरण में, तो चतुर्थ चरण में। ठीक है, ये हो गया अपने बातचीत। थैंक यू। आप सभी का माही क्लासेज के प्रति ऐसा ही प्यार बना रहे, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।